हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ काजल और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं यूपीडीएलएड सेकंड सेमेस्टर सब्जेक्ट प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास, जो कि आपका सेकंड पेपर होता है और 50 नंबर का होता है, जिसमें से आपको 25 नंबर लाना अनिवार्य होता है। फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आप सभी को ये बता दूं कि इस क्लास की जो टाइमिंग होती है वो रात के 9 बजे होती है और जो आपका डे होता है वो आपका बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार 4 दिन यानी रात के 9 बजे डेली सेकंड सेमेस्टर के एक सब्जेक्ट का बहुविकल्पीय प्रश्न इस टाइम हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम क्वेश्चन आंसर देखते हैं, उसके बाद लास्ट में आप सभी को आंसर्स करने होते हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स मित्रों को शेयर कर दीजिए। और अगर आपने इसके पहले प्रीवियस वाले वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप सभी को सबसे पहले मैं बता दूं कि अगर आपने प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास की क्लासेस नहीं ले रहे हो तो आप सभी को नीचे सिंपल आपको कमेंट्स बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, आप वहां से जाकर देख सकते हो। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। सबसे पहला जो आपका क्वेश्चन है कि भारतीय शिक्षा आयोग का गठन किया गया था। ऑप्शन ए 3 फरवरी 1880 ईस्वी में, ऑप्शन बी 6 फरवरी 1890 ईस्वी में, ऑप्शन सी 3 फरवरी 1882 ईस्वी में, 3 मार्च 1890 ईस्वी में। तो भारतीय शिक्षा आयोग का गठन किया गया था, ये आप सभी को कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके बताने हैं। फिलहाल अभी क्योंकि आंसर नहीं करने हैं, ठीक है, तो चलिए अभी जल्दी जल्दी डिस्कस कर लेते हैं, है ना। तो फ्रेंड देखिए, यहाँ पे हो जाएगा कि भारतीय शिक्षा आयोग का गठन किया गया था, वो किया गया था 3 फरवरी 1882 ईस्वी में। 25 आपका प्रश्न है कि हंटर आयोग ने भारतीय को शिक्षा का उत्तरदायित्व देने का सुझाव देकर उसमें तथा देश में आर्थिक बोध तथा राष्ट्रीय चेतना जागृत की या फिर शिक्षा की मिशनरियों के अधीन किया या उपयुक्त विषय कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हो जाएगा कि हंटर आयोग ने भारतीयों को शिक्षा का उत्तरदायित्व देने का सुझाव देकर उसमें तथा देश में राष्ट्रीय चेतना जागृत की, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। 26 आपका प्रश्न है कि हंटर कमीशन ने मुख्य रूप से ध्यान दिया था प्राथमिक शिक्षा पर, माध्यमिक शिक्षा पर, उच्च शिक्षा पर, व्यवसाय शिक्षा पर। तो हंटर कमीशन ने मुख्य रूप से ध्यान दिया था, तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा प्राथमिक शिक्षा पर, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे अ के साथ चला जाएगा। अगला जो आपका प्रश्न है कि लॉर्ड कर्जन भारत के गवर्नर जनरल बने थे या बनकर आए थे सन 1800 ईस्वी में, सन 1860 ईस्वी में, सन 1870 ईस्वी में, सन 1899 ईस्वी में। तो जो लॉर्ड कर्जन थे, जो भारत के गवर्नर जनरल बन के आए थे, वो कब आए थे? तो फ्रेंड देखिए यहाँ पे हो जाएगा 1899 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन भारत के गवर्नर जनरल बनकर आए थे। 28 आपका प्रश्न है कि शिमला शिक्षा सम्मेलन हुआ था सन 1900 ईस्वी में, सन 1901 ईस्वी में, सन 1904 ईस्वी में, सन 1910 ईस्वी में। तो जो शिमला शिक्षा सम्मेलन हुआ था वो हुआ था 1901 ईस्वी में। 29 आपका प्रश्न है कि भारतीय विश्वविद्यालय आयोग का गठन हुआ था। देखिए फ्रेंड, ये डेट याद करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, इसलिए इसको आप बहुत ही अच्छे से अपने कॉपी में नोट्स बना के लिख लीजिएगा और इसको अगर आप डेली मतलब रिवाइज करते रहेंगे तो फिर याद हो ही जाएगा, है ना। देखिए आपका 29 प्रश्न है कि भारतीय विश्वविद्यालय आयोग का गठन हुआ था 8 मार्च 1902 ईस्वी में, 11 मार्च 1903 ईस्वी में, 11 मार्च 1904 ईस्वी में, 27 जनवरी 1902 ईस्वी में। तो फ्रेंड देखिए यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 27 जनवरी 1902 ईस्वी में भारतीय विश्वविद्यालय का आयोग का गठन हुआ था। बहुत ही महत्वपूर्ण ये प्रश्न है। भारतीय विश्वविद्यालय आयोग का गठन हुआ था 27 जनवरी 1902 ईस्वी में। अगला जो आपका प्रश्न है कि कर्जन ने अपनी शिक्षा नीति को एक सरकारी प्रस्ताव के रूप में कब प्रकाशित करवाया? 11 मार्च 1904 ईस्वी में, 10 जनवरी 1905 ईस्वी में, 25 फरवरी 1907 ईस्वी में, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो कर्जन ने अपनी शिक्षा नीति को एक सरकारी प्रस्ताव के रूप में कब प्रकाशित करवाया? तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 11 मार्च 1904 ईस्वी में। जो कर्जन था वो अपनी शिक्षा नीति को एक सरकारी प्रस्ताव के रूप में कब प्रकाशित किया था? तो 11 मार्च 1904 ईस्वी में, ठीक है। और जो विश्वविद्यालय का गठन हुआ था वो 27 जनवरी 1902 ईस्वी में। अब देखिए 31 आपका प्रश्न है कि राष्ट्रीय शिक्षा आयोग के अध्यक्ष थे आचार्य नरेंद्र देव, डॉक्टर राधाकृष्णन, डॉक्टर DS कोठारी और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो राष्ट्रीय शिक्षा आयोग के अध्यक्ष थे। तो फ्रेंड देखिए राष्ट्रीय शिक्षा आयोग के अध्यक्ष जो थे वो थे डॉक्टर DS
कोठारी। 32 आपका प्रश्न है कि राष्ट्रीय शिक्षा आयोग किसे कहते हैं? मुदालियर आयोग के, कोठारी आयोग को, माध्यमिक शिक्षा आयोग को, राधा कृष्णन आयोग। तो जस्ट अभी हमने डिस्कस किया कि राष्ट्रीय शिक्षा आयोग के अध्यक्ष थे तो डॉक्टर DS कोठारी, और इसी को हम कोठारी आयोग भी कहते हैं। यानी जो राष्ट्रीय शिक्षा आयोग है इसी को हम कोठारी आयोग भी कहते हैं। ठीक है, जिसके अध्यक्ष जो है वो है डॉक्टर DS कोठारी। 33 आपका क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय शिक्षा आयोग का गठन हुआ था 1937 से 1938 के बीच में, 1857 से 1858 के बीच में, 1964 से 1966 के बीच में, 1952 से 1953 के बीच में। तो राष्ट्रीय शिक्षा आयोग का गठन हुआ था वो हुआ था यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा 1964 से 1966 के बीच में, यानी ऑप्शन सी के साथ यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, ये राष्ट्रीय शिक्षा आयोग से बहुत ही महत्वपूर्ण 3 पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। पहला तो यही, राष्ट्रीय शिक्षा आयोग के अध्यक्ष जो थे वो थे आपके डॉक्टर DS कोठारी, और यानी जो राष्ट्रीय शिक्षा आयोग है इसको हम कोठारी आयोग भी कहते हैं, और इसका जो गठन हुआ था 1964 से 1966 के बीच में। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे स करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला जो आपका क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय शिक्षा आयोग का अध्यक्ष था, प्राथमिक शिक्षा आयोग का अध्यक्ष, माध्यमिक शिक्षा आयोग का अध्यक्ष, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का अध्यक्ष, उपयुक्त सभी। तो जो राष्ट्रीय शिक्षा आयोग का अध्यक्ष था वो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का अध्यक्ष था, तो इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे स करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला जो आपका प्रश्न है कि 1985 में किस राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर विचार विमर्श किया गया था? तो 1985 में किस यहाँ पे कहा जा रहा है कि 1985 में किस राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर विचार विमर्श प्रारंभ हुआ था। ठीक है, प्रारंभ हुआ था यानी कब से शुरू हुआ था? तो सन 1986 में, सन 1970 में, सन 1972 में। तो फ्रेंड देखिए, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर यानी जो विचार विमर्श प्रारंभ हुआ वो सन 1968 में प्रारंभ हुआ। अगला जो आपका प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार 14 वर्ष तक के बालिकाओं के निःशुल्क शिक्षा तथा अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की जाए? अनुच्छेद 40 के अनुसार, अनुच्छेद 43 के अनुसार, अनुच्छेद 45 धारा 45 भी कह सकते हो, और अनुच्छेद 50 के अनुसार। तो ये तो क्वेश्चन कई बार हमने डिस्कस किया है, इसका आंसर हो जाएगा धारा यानी आर्टिकल 45 के अनुसार। इसमें जो बोला जाता है कि जितने भी 14 वर्ष से लेकर जो भी मतलब कि 14 वर्ष तक जितने भी बालक या बालिकाएं हैं इनको फ्री में अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की जाए। ठीक है, अब देखिए अगला जो आपका प्रश्न है कि 37 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार पूरे देश में निम्न शैक्षिक ढांचे को अपनाने का सुझाव दिया गया था। 10+2+4, 10+2+3, 10+2+2, 10+1+1। ठीक है, तो यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार पूरे देश में निम्न शैक्षिक ढांचे को अपनाने को सुझाव दिया गया था। तो आप सभी को बहुत ही 10+2+3। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी के साथ। ठीक है, और 10+2+4 नहीं, 10+2+3 इस पे सुझाव दिया गया था। अगला आपका प्रश्न है कि जनता सरकार द्वारा घोषित नई शिक्षा नीति के अनुसार शैक्षिक संरचना के स्तर पर है 8 वर्ष की प्रारंभिक शिक्षा स्तर पर, +4 की माध्यमिक स्तर शिक्षा पर, +3 की उच्च स्तर की शिक्षा पर, उपरोक्त सभी। तो फ्रेंड देखिए, यहाँ पे जो जनता सरकार द्वारा घोषित नई शिक्षा नीति के अनुसार शैक्षिक संरचना के स्तर है, तो यहाँ पे उपरोक्त सभी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 39 आपका क्वेश्चन है कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अंतर्गत प्रारंभिक शिक्षा को अनिवार्य तथा निःशुल्क बनाने के लिए कौन सी योजना निर्मित की गई थी? सर्वोदय विद्यालय शिक्षा का व्यवसायीकरण, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, साक्षरता कार्यक्रम। तो फ्रेंड देखिए, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड जैसे कि हमने डिस्कस भी किया था कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना क्या होता है, यानी जो भी स्कूल के जो भी मतलब कि जो भी आवश्यकता होते हैं प्लस क्यों नहीं आ रहे हैं क्या पूरा, तो इसका जो तो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ये आपका ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, इसे हम शॉर्ट में OBB बोलते हैं। ठीक है, तो इसलिए इस योजना का निर्मित किया गया तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के तहत, यानी जो भी आवश्यकता है उनको फ्री में दिया जाए, तो इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे 100 करेक्ट आंसर हो जाएगा।
40 आपका क्वेश्चन है कि सन 1992 में किस राष्ट्रीय शिक्षा नीति का संशोधित स्वरूप में पेश किया गया था। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1882, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, उपरोक्त सभी। तो फ्रेंड्स देखिए सन 1992 में किस राष्ट्रीय शिक्षा नीति को, तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 को संशोधित स्वरूप के रूप में पेश किया गया था। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला आपका 41 प्रश्न है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी 1992 के संशोधित कार्यक्रम को कितने खंडों में बांटा गया है। 20, 23, 50, 56। तो देखिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1992 के संशोधित कार्यक्रम को कितने खंडों में बांटा गया है, तो यहाँ पे हो जाएगा 23। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। देखिए 42 आपका क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की समीक्षा के लिए श्री राम मूर्ति की अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया था। 2 मार्च 1992, 7 मई 1990, 15 जुलाई 1986, 15 अगस्त 1968। तो फ्रेंड देखिए यहाँ पे हो जाएगा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की समीक्षा के लिए श्री राम मूर्ति की अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया था 7 मई 1990 ईस्वी में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ब यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए 43 आपका क्वेश्चन है कि प्रोफेसर यशपाल समिति से पूर्व किस समिति ने छात्रों पर पढ़ाई का बोझ पर चिंता था। पटेल समिति, एनसीईआरटी कार्यदल, आचार्य राजमूर्ति समिति, उपयुक्त तीनों। तो प्रोफेसर यशपाल समिति से पहले किस समिति ने छात्रों पर पढ़ाई पर बोझ था, तो ये तीनों ही करेक्ट आंसर हो जाएंगे, उपयुक्त तीनों। प्रोफेसर यशपाल समिति का गठन भारत सरकार ने कब किया। मार्च 1992 में, अप्रैल 1992 में, जनवरी 1993 में, अप्रैल में। तो फ्रेंड देखिए प्रोफेसर यशपाल समिति का गठन जो हुआ था मार्च 1992 में। ऑप्शन नंबर और देखिए 45 आपका प्रश्न है कि स्कूल चलो अभियान साक्षरता का अंक, सर्व शिक्षा का अभियान का अंक, मुक्त विद्यालय शिक्षा का अंक, निरक्षरता का अंक। तो फ्रेंड देखिए यहाँ पे हो जाएगा सर्व शिक्षा अभियान का अंक, स्कूल चलो अभियान। अगला आपका 46 प्रश्न है कि कस्तूरबा गांधी विद्यालय योजना संबंधित है प्राथमिक शिक्षा से, उच्च शिक्षा से, प्राथमिक बालिका शिक्षा से। तो फ्रेंड देखिए कस्तूरबा गांधी जो योजना संबंधित है वो प्राथमिक बालिका शिक्षा से। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। कस्तूरबा गांधी विद्यालय योजना का क्षेत्र क्या है। शहरी, नगरीय, ग्रामीण, मेट्रो। तो यहाँ पे देख सकते हो 47 कस्तूरबा गांधी विद्यालय योजना का क्षेत्र है। तो फ्रेंड देखिए यहाँ पे हो जाएगा ग्रामीण। अगला आपका प्रश्न है कि 48 के ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का आशय था हर कक्षा में ब्लैक बोर्ड लगाना, हर कक्षा में चौक पहुंचाना, हर कक्षा में पाठ्य सामग्री पहुंचाना, पाठ्य सामग्री की व्यवस्था करना। तो फ्रेंड देखिए यहाँ पे हो जाएगा कि जितना भी नीड्स होती है हर कक्षा में, यहाँ पे ऑप्शन जो करेक्ट हो जाएगा वो हो जाएगा सी। हर कक्षा में ब्लैक बोर्ड, जरूरी थोड़ी ना कि हम केवल और केवल ब्लैक बोर्ड ही लगाएंगे, चौक लगाएंगे। तो इसलिए यहाँ पे 100 करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी ठीक है। तो यहाँ पे 100 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला आपका 49 क्वेश्चन है कि साक्षरता से क्या तात्पर्य है। सभी पढ़ लिख जाए, सभी कम से कम पढ़ना लिखना सीख ले, सभी अपने हस्ताक्षर कर ले, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो साक्षरता का क्या तात्पर्य है, तो ऑप्शन नंबर बी कि सभी कम से कम पढ़ना लिखना सीख ले, यानी इतना तो जरूर होना चाहिए कि कम, ज़्यादा नहीं तो कम से कम पढ़ना लिखना जरूर सीखना चाहिए। ठीक है। 50 आपका क्वेश्चन है कि स्कूल चलो अभियान में किस कक्षा तक के बच्चों को आकर्षित करने की योजना थी। कक्षा 1 से 8 तक, कक्षा 6 से 11 तक, कक्षा नर्सरी से 5 तक, कक्षा 2 से 5 तक। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हो जाएगा कक्षा 1 से 8 तक। ऑप्शन नंबर और यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए 51 आपका क्वेश्चन है कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड कब प्रारंभ हुआ। 1985 से 1986 के बीच, 1986 से 1987 के बीच, 1987 से 1988 के बीच, 1988 से 1989 के बीच। तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना कब प्रारंभ हुआ, तो फ्रेंड्स यहाँ पे हो जाएगा 1987 से 1988 के बीच। 52 क्वेश्चन है कि सर्व शिक्षा अभियान का आयु वर्ग क्या था। 4 से 9 वर्ष, 4 से 11 वर्ष, 6 से 13 वर्ष और 6 से 14 वर्ष। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हो जाएगा 6 से 14 वर्ष। तो फ्रेंड्स ये 52 कुल क्वेश्चन थे। अब चलिए हम टेस्ट की ओर बढ़ते हैं जिसका आंसर आप सभी को करना होगा। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला प्रश्न है कि भारतीय शिक्षा आयोग का गठन किया गया था 3 फरवरी 1880 ईस्वी में। और देखिए फ्रेंड्स, जो आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा है आप कॉपी लीजिए, पेन लीजिए और उसको अच्छे से कॉपी में नोट बना लीजिए। ठीक है, तो भारतीय शिक्षा आयोग का गठन किया गया था, बताइए 4 ऑप्शन है। 3 फरवरी 1880, 6 फरवरी 1890 और 3 फरवरी 1882, 3 मार्च 1890। तो अभी जस्ट हमने डिस्कस किया, बिल्कुल सही। यहाँ पे हो जाएगा 3 फरवरी 1882 ईस्वी, यानी भारतीय शिक्षा आयोग का गठन कब किया गया, तो 3 फरवरी 1882 ईस्वी। ठीक है,
25 आपका प्रश्न है कि हंटर आयोग ने भारतीयों को शिक्षा उत्तरदायित्व देने का सुझाव देकर उसमें तथा देश में आर्थिक बोझ, राष्ट्रीय चेतना जागृत की, शिक्षा को मिशनरियों के अधीन किया, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए फ्रेंड्स क्या होगा कि हंटर आयोग ने भारतीयों को शिक्षा का उत्तरदायित्व देने का सुझाव देकर उसमें तथा देश में क्या किया बताइए। बिल्कुल गाइस सही, यहाँ पे बिल्कुल सही, यहाँ पे हो जाएगा राष्ट्रीय चेतना जागृत की देश में। अगला आपका प्रश्न है कि हंटर कमीशन ने मुख्य रूप से ध्यान दिया था प्राथमिक शिक्षा पर, माध्यमिक शिक्षा पर, उच्च शिक्षा पर, व्यवसाय शिक्षा पर। बिल्कुल सही, 26 का आंसर हो जाएगा प्राथमिक शिक्षा पर। ऑप्शन नंबर और यहाँ पे राइट हो जाएगा। 27 आपका क्वेश्चन है कि लॉर्ड कर्जन भारत के गवर्नर जनरल बनकर आए सन 1800 ईस्वी में, सन 1860 ईस्वी में, सन 1870 ईस्वी में, सन 1899 ईस्वी में। तो लॉर्ड कर्जन भारत के गवर्नर जनरल कब बनकर आए थे? तो देखिए फ्रेंड, लॉर्ड कर्जन भारत के गवर्नर जनरल बनकर आए थे 1899 ईस्वी में। शिमला शिक्षा सम्मेलन हुआ था सन 1900 ईस्वी में, सन 1901 ईस्वी में, सन 1904 ईस्वी में, सन 1910 ईस्वी में। बिल्कुल सही, यहाँ पे हो जाएगा सन 1901 ईस्वी में। ठीक है, शिमला शिक्षा सम्मेलन हुआ था सन 1901 ईस्वी में। अगला जो आपका क्वेश्चन है कि भारतीय विश्वविद्यालय आयोग का गठन हुआ था 8 मार्च 1902 ईस्वी में, 11 मार्च 1903 ईस्वी में, 11 मार्च 1904 ईस्वी में, 27 जनवरी 1902 ईस्वी में। तो बताइए। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हो जाएगा कि भारतीय विश्वविद्यालय आयोग का गठन हुआ 27 जनवरी 1902 ईस्वी में। अगला आपका 30 क्वेश्चन है कि कर्जन ने अपनी शिक्षा नीति को एक सरकारी प्रस्ताव के रूप में कब प्रकाशित करवाया या किया? 11 मार्च 1904, 10 जनवरी 1905, 25 फरवरी 1907, उपयुक्त में से कोई नहीं। बिल्कुल सही, यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, कर्जन ने अपनी शिक्षा नीति को एक सरकारी प्रस्ताव के रूप में कब प्रकाशित किया? तो 11 मार्च 1904 ईस्वी में। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 31 आपका क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय शिक्षा आयोग के अध्यक्ष थे आचार्य नरेंद्र देव, डॉक्टर राधाकृष्णन, डॉक्टर DS कोठारी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो राष्ट्रीय शिक्षा आयोग के अध्यक्ष थे, बताइए फ्रेंड्स क्या होगा। बिल्कुल सही, राष्ट्रीय शिक्षा आयोग के जो अध्यक्ष थे वे थे डॉक्टर DS कोठारी। ऑप्शन नंबर यहाँ सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 32 आपका क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय शिक्षा आयोग किसे कहते हैं? मुदालियर आयोग को, कोठारी आयोग को, माध्यमिक शिक्षा आयोग को, राधा कृष्णन आयोग के। तो राष्ट्रीय शिक्षा आयोग किसे कहते हैं? तो बताइए फ्रेंड्स, बहुत इजी क्वेश्चन है, आंसर आप बहुत ही आसानी के साथ कर सकते हो। बिल्कुल सही, राष्ट्रीय शिक्षा आयोग किसे कहते हैं? तो कोठारी आयोग को। 33 आपका क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय शिक्षा आयोग का गठन हुआ था 1937 से 1938 के बीच में, 1857 से 1858 के बीच में, 1964 से 1966 के बीच में, 1952 से 1953 के बीच में। तो 33 का ऑप्शन क्या हो जाएगा बताइए फ्रेंड्स। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1964 से 1966 के बीच में राष्ट्रीय शिक्षा आयोग का गठन हुआ था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला आपका क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय शिक्षा आयोग का अध्यक्ष था प्राथमिक शिक्षा आयोग का अध्यक्ष, माध्यमिक शिक्षा आयोग का अध्यक्ष, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का अध्यक्ष, उपयुक्त सभी। बिल्कुल सही, यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर स, यानी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का अध्यक्ष था। देखिए अगला जो आपका प्रश्न है कि 1985 में किस राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर विचार विमर्श प्रारंभ हुआ था? ठीक है, ये देखिए फ्रेंड्स, ये कुछ क्वेश्चन ही अजीब पूछा है, इसको हम लोग स्किप करते हैं। ठीक है, अगर डेट पूछा होता कब प्रारंभ हुआ तो ये कुछ अजीब पूछा है, इसको हम लोग स्किप करते हैं। ठीक है, 36 आपका क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार 14 वर्ष तक के बालक और बालिकाओं की निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा व्यवस्था की जाए? अनुच्छेद 40 के अनुसार, अनुच्छेद 43 के अनुसार, अनुच्छेद 45 के अनुसार, अनुच्छेद 50 के अनुसार। तो फ्रेंड देखिए यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा 45। ठीक है, आप सभी का आंसर भी करेक्ट है। देखिए अगला जो आपका क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार पूरे देश में निम्न शैक्षिक ढांचे को अपनाने का सुझाव दिया? 10+2 4,
10 + 2 + 3, 10 + 2 + 2, 10 + 1 + 1। तो फ्रेंड देखिए यहाँ पे हो जाएगा 10 + 2 ऑप्शन नंबर, 10 + 2 + 3 ऑप्शन नंबर द। ठीक है, अगला आपका क्वेश्चन है कि जनता द्वारा घोषित नई शिक्षा नीति के अनुसार शैक्षिक संरचना को अनिवार्य तथा निःशुल्क बनाने के लिए कौन सी योजना निर्मित की गई? सर्वोदय विद्यालय, शिक्षा का व्यवसायीकरण, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, साक्षरता कार्यक्रम। तो बताइए फ्रेंड्स क्या होगा? ठीक है, नीचे हो गया था। तो देखिए फ्रेंड्स बिल्कुल सही, यहाँ पे हो जाएगा ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। देखिए अगला जो आपका क्वेश्चन है कि सन 1992 में किस राष्ट्रीय शिक्षा नीति का संशोधित स्वरूप पेश किया गया? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1982, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बताइए राष्ट्रीय शिक्षा नीति का संशोधित स्वरूप पेश किया गया। तो फ्रेंड देखिए बिल्कुल सही, यहाँ पे हो जाएगा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। 41 आपका क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1992 के संशोधित कार्यक्रम को कितने खंडों में बांटा गया? 20, 23, 50, 56। तो बताइए। तो फ्रेंड बिल्कुल सही, यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ब। ठीक है, 23, यानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1992 के संशोधित कार्यक्रम को कितने खंडों में बांटा गया? तो 23। अगला जो आपका क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की समीक्षा के लिए श्री राम मूर्ति की अध्यक्षता समिति का गठन किया गया। 2 मार्च 1992, 7 मई 1990, 15 जुलाई 1986, 15 अगस्त 1968। तो बताइए फ्रेंड राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की समीक्षा के लिए श्री राम मूर्ति की अध्यक्षता समिति का गठन किया गया था। तो फ्रेंड देखिए यहाँ पर हो जाएगा 7 मई 1992। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ब करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला आपका प्रश्न है कि प्रोफेसर यशपाल समिति से पूर्व किस समिति ने छात्रों पर पढ़ाई का बोझ चिंता व्यक्त की? पटेल समिति, एनसीईआरटी कार्यदल, आचार्य राममूर्ति समिति, उपरोक्त तीनों। तो फ्रेंड्स बिल्कुल सही, यहाँ पे हो जाएगा उपरोक्त तीनों। ये अगला आपका 44 प्रश्न है कि प्रोफेसर यशपाल समिति का गठन भारत सरकार ने कब किया? मार्च 1992, अप्रैल 1992, जनवरी 1993 और अप्रैल। तो प्रोफेसर यशपाल समिति का गठन भारत सरकार ने कब किया? बताइए फ्रेंड्स। बिल्कुल सही, देखिए यहाँ पे हो जाएगा मार्च 1992। देखिए आपका 45 क्वेश्चन है कि स्कूल चलो अभियान संबंधित है, साक्षरता का अंग है, सर्व शिक्षा अभियान का अंग है, मुक्त विद्यालय शिक्षा का अंग है, निरक्षरता का अंग है। तो फ्रेंड्स बताइए स्कूल चलो अभियान किससे संबंधित है? आप सभी को आंसर करने हैं। तो फ्रेंड देखिए यहाँ पे होगा सर्व शिक्षा अभियान का अंग है, ऑप्शन नंबर ब यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। 46 आपका क्वेश्चन है कि कस्तूरबा गांधी विद्यालय योजना संबंधित है प्राथमिक शिक्षा से, उच्च शिक्षा से, प्राथमिक बालिका शिक्षा से, माध्यमिक शिक्षा से। तो फ्रेंड्स ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और आप सभी के आंसर बिल्कुल सही है, यहाँ पे हो जाएंगे प्राथमिक बालिका शिक्षा से। अगला आपका प्रश्न है कि कस्तूरबा गांधी विद्यालय योजना का क्षेत्र है शहरी, नगरीय, ग्रामीण, मेट्रो। तो बताइए फ्रेंड्स क्या होगा? कस्तूरबा गांधी विद्यालय योजना का क्षेत्र क्या है? तो फ्रेंड देखिए बिल्कुल सही, यहाँ पे हो जाएगा ग्रामीण। 48 आपका प्रश्न है कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का आशय है हर कक्षा में ब्लैक बोर्ड लगाना, हर कक्षा में चौक पहुंचाना, हर कक्षा में पाठ्य सामग्री की व्यवस्था करना, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का आशय है, बिल्कुल सही, यहाँ पे हो जाएगा हर कक्षा में पाठ्य सामग्री की व्यवस्था करना। अगला आपका 49 है कि साक्षरता से तात्पर्य हो सब पढ़े लिखे, सब पढ़ लिख जाएं, सभी कम से कम पढ़ना लिखना तो जान ले, सीख ले, सभी अपने हस्ताक्षर कर ले सिग्नेचर के लिए उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड देखिए यहाँ पे बिल्कुल सही, यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा कि सभी कम से कम पढ़ना लिखना तो जरूरी, सीख लेना चाहिए, जान लेना चाहिए। देखिए 50 आपका प्रश्न है कि स्कूल चलो अभियान में किस कक्षा तक के बच्चों को आकर्षित करने के लिए ये योजना बनाई गई थी? कक्षा 1 से 8 तक, कक्षा 6 से 11 तक, कक्षा नर्सरी से 5 तक, कक्षा 2 से 5 तक।
बिल्कुल सही फ्रेंड्स, यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कक्षा 1 से 8 तक। ठीक है, अगला आपका 51 आपका प्रश्न है कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड कब आरंभ हुआ? 1985 से 1986 के बीच में, 1986 से 1987 के बीच में, 1987 से 1988 के बीच में, 1988 से 1989 के बीच में। तो फ्रेंड देखिए यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर स 1987 से 1988 के बीच में। लास्ट आज का क्वेश्चन है कि सर्व शिक्षा अभियान का आयु वर्ग क्या है? तो फ्रेंड देखिए यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 6 से 14 वर्ष। ठीक है, आप सभी का आंसर बिल्कुल सही आएगा, ये मुझे मालूम है। तो फ्रेंड्स ये आज के जितने भी क्वेश्चन है बहुत ही महत्वपूर्ण थे। ठीक है, आप अपना अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए और जितने भी ये प्रश्न है इसको एक कॉपी ले लीजिए। जैसे कि मैं बार बार आप सभी से कह रही हूँ कि आप जितने भी आपके सब्जेक्ट है एक अलग नोटबुक खरीद दीजिए। ठीक है, और वो भी रफली नहीं, आपको सफली बहुत ही अच्छे से नोट्स बना लेना है ताकि बाद में जो आप सभी की प्रिपरेशन है उसमें ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो इसलिए मैं बार बार यही आप सभी से रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आप ऐसा वर्क जरूर करिए और जितने भी महत्वपूर्ण पॉइंट्स है आप अपने उसको कॉपी में जरूर लिखिए। तो फ्रेंड्स मिलते हैं 10 बजे वाली क्लास में। आज कंप्यूटर की 10 बजे मॉक टेस्ट है। ठीक है, तो जरूर जुड़िए, मिलते हैं। आप लोग खाना वाना तब तक खा लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक।